दोस्तों नमस्कार। इस देश के बड़े कॉरपोरेट हाउस अगर डूब गए तो कितने सरकारी बैंक डूब जाएंगे, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। इस देश के भीतर में बैंकों से जितना बड़ा कर्ज इस देश के कॉरपोरेट सेक्टर को दिया गया, उसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। इस देश में कितने कॉरपोरेट की तादाद है जिन्होंने कर्ज नहीं लौटाया और वो बैड लोन में तब्दील हो गया, और उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते हजारों करोड़ खरबों में कैसे तब्दील हो गई, कल्पना की नहीं जा सकती है। लेकिन भारत में राजनीतिक सत्ता का अर्थशास्त्र बहुत साफ कहता है, हम कॉरपोरेट के उत्थान पर ही टिके हैं, और कॉरपोरेट का उत्थान कहता है हम बैंकों के कर्ज पर ही टिके हैं, और बैंकों का कर्ज करता है कि दरअसल हम इस देश के नागरिकों के जमा खाते और उसके जरिए जो पैसा आता है उस पर ही टिके हैं। और जनता कहती है कि हमने अपने नुमाइंदों को चुन लिया, राजनीतिक सत्ता सौंप दी, अब वो हमारा हित साधेंगे। इस चक्रव्यूह के भीतर में कॉरपोरेट को कितना लाभालाभ और कर्ज ना लौटा पाने की स्थिति में बैंक अगर डूबते चले जा रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं, तो क्या वाकई मौजूदा वक्त में बैंकों का जो मर्जर किया गया वो सिर्फ इसीलिए किया गया? हमें लगता है कि आज उस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए जहां जीडीपी का 50% से ज्यादा डेब्ट कॉरपोरेट के पास है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लिए हुए 85 कंपनियों को बैंक ही हाईली रिस्क की कैटेगरी में डाल देते हैं। इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार आरबीआई के जरिए बताई गई, हालांकि 30 से ज्यादा नाम उसने कभी नहीं बताए कि जो कर्ज लिए और उसके बाद नहीं लौटा पाए। सरकार ने भी जिक्र कभी नहीं किया कि कितने लोग कर्ज लेकर इस देश को छोड़कर भाग गए। हमें लगता है कि आज बिल्कुल नई परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जुलाई के महीने में भारत ने व्यापार घाटे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है जो दुनिया के बाजार से भारत में सामान आ रहा था और जो दुनिया के बाजार में भारत का सामान जा रहा था, उन दोनों के बीच अंतर इतना ज्यादा था कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले बरस जुलाई के महीने में जो व्यापार घाटा था वह 3 गुना ज्यादा इस जुलाई के महीने में बढ़ गया। लेकिन संसद के भीतर देश के वित्त मंत्री कहती है भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक है। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करते हुए कहती है भारत की अर्थव्यवस्था चकाचौंध की दिशा में जा रही है, घबराइए मत, ना मंदी आएगी ना इस देश में कोई डूबेगा। तो आइए जरा कर्ज लिए हुए कॉरपोरेट की परिस्थितियों को समझें, और कर्ज ना हो तो इस देश का कॉरपोरेट आगे बढ़ नहीं सकता है। और लगभग 42% कॉरपोरेट से जुटी हुई जो कंपनियां हैं वो कर्ज ना लौटा पाने की स्थिति में इस देश के एनपीए को बढ़ाती चली जाती है। एनपीए बैंकों के दस्तावेजों में दिखाई ना दे, सरकार इसके लिए रिटर्न ऑफ करती चली जाती है। लेकिन आज शुरुआत इस बात से लेकर भी की जा सकती है कि जो 5G स्पेक्ट्रम को बेचा गया, सरकार ने बताया राजस्व की कमाई तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की हुई। लेकिन क्या वाकई 1.5 लाख करोड़ एकमुश्त सरकार की झोली में आ गए, या फिर जिन्होंने खरीदा है उन्होंने बैंकों से कितना कर्ज उठाया है, और अब उनका कर्ज खास तौर से टेलीकॉम के सेक्टर पर जो कर्ज है वह मार्च 2023 तक 6 लाख करोड़ को छू देगा। 5G स्पेक्ट्रम से पहले उन पर जो कर्ज था वह 4,70,000 करोड़ का था, यानी एक झटके में 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस 5G स्पेक्ट्रम की बोली में कर्ज और बढ़ गया। तो क्या यह लौटेगा या नहीं लौटेगा? इसके साथ एक झटका और सह लीजिए। ये जो 5G का खेल है उसमें उसका भुगतान उस जनता को ही करना है जो इन कंपनियों की ग्राहक है, जिसमें जियो है, जिसमें एयरटेल है, जिसमें वोडाफोन अपने तौर पर मौजूद है, और बाकी कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां भी मौजूद हैं। तो आइए जरा इस दस्तावेज को समझने की कोशिश कर लीजिए आज, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो पर 1,75,000 करोड़ का लोन है, भारती एयरटेल 1,35,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया 1,20,000
90,000 करोड़ था, जो बढ़कर मार्च 2023 तक 2,15,000 करोड़ हो जाएगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं तीन कंपनियों के आश्रय लगभग 6 लाख करोड़ का सीधे सीधे कर्ज टेलीकॉम सेक्टर पर आ गया। अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा, इस इकोनॉमी के भीतर का वह सच क्या है जिसमें सालाना ये कितना पैसा देंगे और जनता से कितना पैसा वसूलेंगे। पहले साल मानकर चलिए जो टैरिफ रेट है उसमें 12 से 15% का इजाफा होगा। अगले बरस 20 से 25% तक यह जा सकता है, क्योंकि जो 1,50,000 करोड़ का जो टेलीकॉम सेक्टर को कर्ज का भुगतान करना है, उसके हिसाब से समझिए जो सरकार अपनी कमाई को दिखा रही है, उसमें जियो हर बरस 7,887 करोड़ रुपए देगा, एयरटेल 3,100 से 4,200 करोड़ के बीच में देगा, वोडाफोन आइडिया 1,600 से 1,800 करोड़ के बीच में देगा, और 13,887 करोड़ रुपया यही सरकार की जेब में आया, जो 1.5 लाख करोड़ एक मुश्त नहीं आता है। तो इकोनॉमी का पहला पार्ट कर्ज बैंक से लेना है। आपके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने का होना चाहिए, जिसके जरिए जब आप कर्ज लें तो आपका व्यापार फले फूले और आगे बढ़े, और आप अपने ग्राहकों से उस पैसे की उगाही कर पाने में सक्षम हो, जो कि टैरिफ रेट से होगा, और उसको चुकता कर दे। लेकिन भारत में सब कुछ इतना आसान नहीं है, और कर्ज के आश्रय कैसे चीजें डेवलप होती है, इसके ठीक पैरेलल में एक जिक्र आज अडानी का होना चाहिए। अडानी का जिक्र इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि जेफरीज की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा वक्त में जो कर्ज है वो तकरीबन 2,20,000 करोड़ का मार्च 2022 तक अडानी ग्रुप पर इतना कर्ज है। पिछले बरस ये जो कर्ज था वह 1,55,000 करोड़ का था। तो एक बरस में छलांग लगी है और यह बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ के तकरीबन इसका कर्ज बढ़ गया। इस 70,000 करोड़ से किस किस सेक्टर का विस्तार अडानी ने किया, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि दिखाई तो देता है कि कमोवेश हर क्षेत्र में अडानी ग्रुप अपना विस्तार कर रहा है, और इसके अक्स तले इस देश की लगभग 286 कंपनियों को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अडानी स्पोर्ट पर पिछले बरस जो कर्ज था वो 34,401 करोड़ का था। इस बरस वो बढ़कर 45,456 करोड़ का हो गया। अडानी ट्रांसमिशन पर पिछले बरस कर्ज था 28,146 करोड़, जो इस बरस बढ़कर 30,399 करोड़ हो गया। अडानी इंटरप्राइजेस, इसने कमाल का खेल किया है। 16,051 करोड़ का कर्ज इस मार्च में बढ़कर 41,023 करोड़ पार कर गया। अडानी पावर ने जरूर अपने तौर पर चीजें, चूंकि इस देश के भीतर में एनर्जी की उपयोगिता बढ़ी, उसकी जरूरत बढ़ी, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस वजह से भी एनर्जी की उपयोगिता लगातार बढ़ी है। कोयला दुनिया के बाजार से भारत आ रहा है, उसमें भी अडानी को लाभ हो रहा है। तो अडानी पावर जो पिछले बरस 52,502 करोड़ के कर्ज में दबा था, इस बरस कुछ कम हुआ और 50,416 करोड़, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी रकम कर्ज के ऊपर अडानी पावर के ऊपर है। अडानी ग्रीन, हम अल्टरनेटिव एनर्जी की दिशा में बढ़ रहे हैं, ग्रीन की दिशा में बढ़ रहे हैं। अडानी ग्रीन जब लेकर आए तो 23,874 करोड़ रुपया पिछले बरस कर्ज पे था, इस बरस वह दुगने से ज्यादा हो गया, 52,188 करोड़। जो इक्विटी रेशियो होता है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा अडानी ग्रीन पर पूरे भारतवर्ष में है, यह तकरीबन 50 गुने से भी ज्यादा है। इस दिशा में जब आप पैसा लगाते हैं, इक्विटी लेते हैं, फिर आप कर्ज उठाते हैं, तो यह उसकी संख्या होती है। अडानी गैस पिछले बरस 486 करोड़ कर्ज में था, इस बरस 1,099 करोड़। पिछले बरस अडानी ग्रुप के ऊपर पूरा जो कर्जा था वो पूरा कर्ज 1,55,463 करोड़ का था। इस वक्त मार्च 2022 में वह बढ़ते बढ़ते 2,20,584 करोड़ का हो गया। और इसके अलावे भी अब अडानी को कर्ज चाहिए एसबीआई से, उससे चाहिए मुंद्रा एयरपोर्ट पे उसके कुछ काम कराना है, और नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनाना है, उसके लिए भी बैंक से ही कर्ज चाहिए। तो एसबीआई का दरवाजा खटखटाया गया, एयरपोर्ट का मामला क्लियर हो गया, मिल जाएगा। मुंद्रा
पोर्ट का मसला अभी उलझा हुआ है, 14,000 करोड़ वहां से भी चाहिए। एयरपोर्ट को लेकर 12,870 करोड़ के लगभग उन्होंने बैंक से उठा लिया, जिसको रिटर्न ऑफ आने वाले वक्त में हो सकता है सरकार कर दे, और उसके इंडिकेशंस भी आने लगे हैं। तो देश की इकोनॉमी के भीतर में कर्ज कितना कैसे लिया जाता है, और अगर ये कंपनियां डूब गई तो इस देश के कितने बैंक डूबेंगे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि अब तो मान लीजिए अडानी ग्रुप का विस्तार हुआ, इस देश के भीतर में जो विस्तार हो रहा है उसमें कर्ज लेने का विस्तार होता है, क्योंकि 2016 तक अगर आप देखें, जो जेफरी रिपोर्ट बतलाती है कि सरकारी बैंकों से ही कर्ज लेकर अडानी अपने ग्रुप को डेवलप कर रहे थे। 55% कर्ज वो बैंकों से लेते थे 2016-17 तक। इसके अलावे 14% कर्ज लेते थे डीसीएम बॉन्ड। डीसीएम बॉन्ड होता है डेब्ट कैपिटल मार्केट का जो बॉन्ड है, वहां से कर्ज उठाते थे, और प्राइवेट बैंक से भी उन्होंने 31% कर्ज लिया था। यह सबसे ज्यादा है अडानीज ग्रुप को दिया हुआ प्राइवेट बैंक का भी कर्ज, क्योंकि अडानीज की निकटता राजनीतिक सत्ता से है तो कर्ज मिलने में कोई दुविधा नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख में जो 2,20,000 करोड़ का कर्ज है, उसमें से लगभग 65-70 हजार करोड़ रुपया बैंकों से ही कर्ज लिया गया है, जो सरकारी बैंक है, पीएसयूज हैं, यानी 25% लगभग कर्ज सरकारी बैंकों से लिया गया है। 37% का डेब्ट कैपिटल मार्केट से उठाया गया है, 8% प्राइवेट बैंक से उठाया गया। प्राइवेट बैंक धीरे धीरे नीचे आ गया, यानी इन तीन जगहों से 100% 2016 में था, 73% अब 2022 में है। बाकी कर्ज जो लिया गया है उसमें 18% ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक से लिया गया, इंटरनेशनली भी। याद कीजिए, एसीसी और अंबुजा को जब खरीदा गया तो इंटरनेशनल बैंक से कर्ज अडानी ग्रुप ने लिया। कर्ज के मातहत ही चीजें डेवलप होती है, कॉरपोरेट का ये नियम है। अपना पैसा आप मत लगाइए, कर्ज उठाइए और चीजों को डेवलप कीजिए। लेकिन जो रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक इस देश की लगभग 85 ऐसी कंपनियां हैं, खुदा ना खास्ता इसमें इस देश की बड़ी कंपनियों को शुमार कल करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति ना आए तो ही अच्छा है। क्योंकि जो 85 कंपनियों पर जो कर्ज की फहरिस्त थी वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा की है, और ये हाईली रिस्क में बैंक खुद मानते हैं। और बैंकों के सीनियर अफसर से जब आप बात करेंगे तो बोलेंगे, जब पॉलिटिकल तौर पे बतलाया और दिखलाया जाता है कि आप इन्हें कर्ज दे दीजिए, तो कर्ज देने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। और पुराने दौर में जो डिफॉल्टर होते चले गए और जिन पर कर्ज है और जो बैड लोन में तब्दील हो गया, उसके पीछे भी राजनीतिक सत्ता का इशारा था कि आप इन्हें कर्ज दे दीजिए। अब यहां से एक तीसरा सवाल निकलता है कि जब इस देश के भीतर में कॉरपोरेट को मैक्सिमम कर्ज दिया जाता है, इंडस्ट्रीज को कर्ज दिया जाता है, तो फिर दुनिया के बाजार में भारत का माल क्यों नहीं जा पा रहा है? गड़बड़ी कहां पर हो रही है? और इसके लिए हमको लगता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दायरे को समझना होगा। खास तौर से जुलाई का महीना भारत में व्यापार घाटे के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तय कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो भारत ने किया है वो सिर्फ 2,77,000 करोड़ यानी 35.24 बिलियन डॉलर इतना एक्सपोर्ट किया। लेकिन जो इंपोर्ट यानी दुनिया के बाजार से जो माल आ रहा था वह तकरीबन 66.26 बिलियन डॉलर यानी 5,20,000 करोड़ रुपया। इतना पैसे का आपने इंपोर्ट कर लिया, तो इसकी पेमेंट जो थी वह डॉलर में ही हो रही थी। यानी घाटा, व्यापार घाटा जो था वह लगभग 31.02 बिलियन डॉलर का हुआ। रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2,43,000 करोड़ का यह सीधे सीधे घाटा हो गया, व्यापार घाटा। किसी के जहन में भी सवाल होगा कि एक तरफ इंडस्ट्रीज को जो कर्ज दिया जाता है और जो बैड लोन में तब्दील हो जाता है, एनपीए में तब्दील हो जाता है, देश के भीतर बोझ पड़ता है, वह कोई काम क्यों नहीं कर पाते हैं जिससे कम से कम देश के भीतर कंज्यूमर ना रहे, लेकिन आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में तो चला जाए। लेकिन यह स्थिति भी इस देश के भीतर बन नहीं पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? इस जुलाई के महीने के एक्सपोर्ट से आप समझ लीजिए। इसमें गेहूं, स्टील, आयरन, इनका एक्सपोर्ट कम हो गया। सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ ड्यूटी बढ़ाई, कम हो गया। एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट का कम हो गया, यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर, कॉटन, धागे का कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्या टेक्सटाइल मिनिस्टर से कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा इस देश के भीतर में, क्योंकि सब कुछ खेल
बैंकों से कर्ज उठाकर कॉरपोरेट का पेट भरना और कॉरपोरेट के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग करा देने का ही पूरा एक व्यू रचना है। तो इसमें प्रोडक्ट का जिक्र क्यों किया जाए? इसके अलावे फार्मा सेक्टर, पेट्रोलियम, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये सारे एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए हैं। ध्यान दीजिए ग्रोथ किसका हो रहा है? जो सर्विस सेक्टर का हिस्सा आता है, यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बैंकों का कर्ज पड़ा हुआ है, वही इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चर चीजें नहीं कर पा रहा है। तो फिर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की स्थिति है, और प्रोडक्ट नहीं आ पा रहे हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या बेचें? और प्रोडक्ट अपने देश के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट तो चाहिए तो आयात कर लें। यह कौन सी इकोनॉमी है? और इस इकोनॉमी के तहत अगर ये बड़े बड़े कॉरपोरेट ढहने शुरू हो गए तो जरा कल्पना कीजिए इस देश में बैंकों के भीतर कैसा कत्लेआम मचेगा। क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। इससे पहले जो एक फहरिस्त निकल कर आई थी कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की ही मान लीजिए कंपनी है, जैसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, $90 बिलियन इतना कर्ज। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, $46 बिलियन इतना कर्ज। LIC हाउसिंग फाइनेंस है, $26 बिलियन, ये गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसके पैरेलल में जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट, L&T फाइनेंस होल्डिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, चोला मंडलम, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, जयप्रकाश एसोसिएट, टाटा कम्युनिकेशन, ये नाम इस लिहाज से है कि सभी कर्ज में डूबे हैं या कर्ज को लेकर ही अपने आप को बचाए रखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका कोई रास्ता किसी के पास निकलता नहीं। और जब सरकार से पूछा जाता है कि जनाब आप बताइए कि जो लोग पैसा नहीं लौटाते हैं उनको लेकर आपके नियम कायदे क्या कहते हैं, और नियम कायदों के आसरे क्या आपके पास कोई उपाय बचता है? और उसमें एक लंबी फहरिस्त भी जारी होती है जिसमें पुरानी कंपनियों का अगर आप जिक्र करेंगे तो आपको याद आएगा ABG शिपयार्ड, डेक्कन क्रॉनिकल, जूम डेवलपर्स, गीताश्री जेम्स, REI एग्रो जो रिलायंस की एग्रो थी, विलियम्स डायमंड्स, रोटोमैक इंटरनेशनल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? कर्ज में डूबी हुई कंपनियों के नाम हैं। किसी पर 1,000 करोड़, किसी पे 5,000 करोड़, किसी पर 8,000 करोड़। यह कर्ज लेकर ना लौटा पाने की स्थितियां हैं। कोई 10,000 करोड़, कोई 12,000 करोड़। और इसी को बढ़ाते बढ़ाते अगर हम अडानीज की तरफ देखें जो फिलहाल 2,20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लिए हुए हैं, इन परिस्थितियों में जो उनका विस्तार है इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इस देश की GDP का 50% से ज्यादा अगर कॉरपोरेट के पास कर्ज के तौर पर मौजूद है तो इसका मतलब है वो बैंकों का ही पैसा उन तक पहुंच गया। और कल को अगर ये कंपनियां फेल होने लगे या उन्हें भारत के भीतर कोई मार्केट ना दिखाई दे और खुद को फेल दिखाने के रास्ते पर वह निकल पड़े और रास्ते में NCLT के पास चले जाए या बैंकरप्सी एक्ट जो बना है उसके तहत IBC के पास चली जाए और सरकार उनके साथ खड़ी हो, तो उनको बचाने के उपाय तो हो जाएंगे। जिस तरीके से पार्लियामेंट से निकलकर विजय माल्या लंदन पहुंच गए, या मेहुल चौकसी यहां से निकल गए, या फिर नीरव मोदी निकल गए, या रोटोमैक के मालिक निकल गए, या एक लंबे नाम की फहरिस्त है, तो क्या अगर बड़ी कंपनियों के लिए भी अपने आप को दिवालिया घोषित करके बाहर निकलने का रास्ता राजनीतिक तौर पर मिलने लगे और पीछे छूट जाएगा बैंकों का वो कर्ज जिसे संभाल पाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा? तो क्या भारत की राजनीति में उगते हुए सितारे के साथ कॉरपोरेट जो करीब होते हैं उनका उदय माना जाए? मौजूदा वक्त का इकोनॉमी यह कहती है। और अगर राजनीति जिसकी डूबने लगे और उन्होंने जिनको सूरज की तरह उगाया है, कल को वह भी अगर अपने आप को दिवालिया घोषित करके निकलने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे, तो सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। यह कोई डराने वाला सच नहीं है, यह एक छोटा सा सच है कि भारत की इकोनॉमी के भीतर कॉरपोरेट को बचाना ही राष्ट्रीय तौर पर सबसे बड़ा धर्म क्यों हो गया है। और कॉरपोरेट को तमाम रियायत देते हुए उसकी इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी की साइकिल के साथ चलाने की जरूरत ही आखिर क्यों मौजूदा राजनीतिक सत्ता के अर्थशास्त्र को पड़ती है? क्योंकि इसके अलावे उसके पास कोई वैकल्पिक सोच नहीं है।
क्योंकि इससे हटकर वह इकोनॉमी को संभाल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस का ढांचा और उस पर होने वाला खर्च भी हमारा लगातार बढ़ते चला जा रहा है और सरकार और सत्ता की रईसी में आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगी। शायद इसीलिए पार्लियामेंट के भीतर सत्ता संभाले हुए मंत्री हों या उनके पीछे जो नौकरशाह कागजों में अलग अलग चिड़ियां बैठाकर भेजते हैं और वो उन्हें पढ़ दिया जाता है, वह एक लिहाज से उस अर्थशास्त्र का शास्त्र है जिसके पीछे कॉरपोरेट को बचाना पहली जरूरत है। आम लोग, आम नागरिक, उनकी न्यूनतम जरूरतें कोई मायने नहीं रखती है और भारत की इकोनॉमी का असल पाठ यही है कि वह अर्थशास्त्र कॉरपोरेट के कर्ज में जाकर डूब गया है। और कर्ज में डूबे हुए कॉरपोरेट के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो वो कंटिन्यूअसली कर्ज लेते हुए चीजों को विस्तार नेटवर्क करता चला जाए या दूसरी तरफ खुद को दिवालिया घोषित कर दे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और देश के भीतर प्रोडक्ट्स को लेकर जो क्राइसिस की सिचुएशन आती है और महंगाई जो बढ़ती चली जाती है, इसको लेकर सरकार इकोनॉमी की तरफ देखना नहीं चाहती है। आखिरी सवाल, क्या वाकई इस देश की राजनीतिक सत्ता अगर किसी दिन डूब गई तो इस देश के वो कॉरपोरेट भी डूब जाएंगे जो इस राजनीतिक सत्ता के साथ जिनका विकास हुआ है, जो आगे बढ़े हैं? इस सवाल को जहन में रखिएगा और इस देश को चलाने के लिए जिस अर्थशास्त्र की रचना मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने की है, वो उस सत्ता के साथ ही खत्म हो जाएगी या इस देश को कंगाल और खोखला बनाकर छोड़ देगी? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।